नमस्कार। आज हमारे सामने भारतीय दंड विधान से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प हालिया अदालती मामले हैं, हाँ बिल्कुल। जिनके स्रोतों पर हम आज गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एफआईआर रद्द करने पर, खासकर जब पति पत्नी का मामला हो और उसमें मतलब विदेश का एंगल भी हो। हाँ, वो नितिन अहलूवालिया वाला केस। हाँ, नितिन अहलूवालिया केस। और दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है जो जांच के दौरान अभियुक्त के चुप रहने के अधिकार पर, मतलब आत्मदोषारोपण से बचाव पर रोशनी डालता है। मोहम्मद कामरान मामला। सही। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि अदालतें कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करती हैं, हाई कोर्ट के पास ये जो खास शक्तियां हैं वो क्या हैं, और नए कानून जैसे बीएनएसएस आ गया है उसके बाद भी अभियुक्तों के मौलिक अधिकार कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो पहले नितिन अहलूवालिया मामला लेते हैं। ये केस मतलब दिखाता है कि अदालतें सिर्फ एफआईआर में जो लिखा है वही नहीं देखती, उसके पीछे की पूरी कहानी, पूरा संदर्भ समझने की कोशिश करती है। सही। यहाँ क्या हुआ कि एक पत्नी ने पति से तलाक होने के करीब 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज करा दी। अच्छा। जबकि वो लोग मतलब करीब 3 साल से अलग रह रहे थे, और पति को तो विदेश की अदालतों से बच्चे की कस्टडी और तलाक के फैसले भी मिल चुके थे। और ये एफआईआर थी दहेज उत्पीड़न के आरोपों पर। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस पर एक बहुत अहम रुख अपनाया। उन्होंने हाई कोर्ट्स को एक तरह से चेताया है कि एफआईआर रद्द करने की जो अर्जियां हैं, सीआरपीसी की धारा 482 वाली, हाँ, जो अब बीएनएसएस में 528 हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी अर्जियों को सिर्फ एफआईआर पढ़कर मतलब यथावत रूप से खारिज नहीं कर देना चाहिए। अच्छा। कोर्ट ने जोर दिया कि ये देखना बहुत जरूरी है कि एफआईआर क्यों दर्ज हुई, उसके पीछे का मकसद क्या है, कहीं ये बदले की भावना तो नहीं। हाँ, रंजिश का नतीजा। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना भी की, क्योंकि उन्होंने इन पहलुओं पर ध्यान ही नहीं दिया था। मामले की पृष्ठभूमि भी काफी उलझी हुई थी, है ना? हाँ, काफी। शादी भारत में हुई, फिर पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया चले गए। कुछ साल बाद पत्नी बच्ची को लेकर ऑस्ट्रिया चली गईं बिना बताए। तो पति ने फिर हैग कन्वेंशन के तहत कानूनी कार्रवाई की, जो बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए है। हाँ। और ऑस्ट्रिया की अदालतों ने बच्ची को वापस ऑस्ट्रेलिया भेजने का आदेश दिया। अच्छा। इसके बाद 2016 में ऑस्ट्रेलिया की ही एक अदालत ने तलाक का फैसला भी सुना दिया, इस आधार पर कि भाई अब शादी चल नहीं सकती। और एफआईआर का समय देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये तलाक और पति के हक में कस्टडी के फैसले आने के बाद दर्ज हुई। बाद में। हाँ। और आरोप लगाए गए थे 2010 से 2016 के बीच दहेज मांगने और प्रताड़ित करने के। यहीं आकर मामला थोड़ा उलझ जाता है ना? बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी टाइमिंग और इसी संदर्भ पर खास ध्यान दिया। उन्होंने कुछ बहुत तीखे सवाल उठाए। जैसे कि पत्नी का आचरण। ऑस्ट्रियाई कोर्ट का आदेश था, फिर भी बच्ची को वापस ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ले जाया गया? शिकायत में विरोधाभास क्यों था? एक तरफ कह रही हैं कि पति बच्चे का अपहरण कर सकता है, हाँ। जबकि विदेशी अदालतों में ये साबित हुआ था कि उन्होंने खुद ही बच्ची को बिना पति की सहमति के हटाया था। अच्छा। और एक और अजीब बात, एफआईआर में क्रूरता का जो समय बताया गया वो उनकी शादी की कुल अवधि से भी ज्यादा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। तो इन सब बातों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एफआईआर असल में पति को जो विदेशी अदालतों से फैसले मिले थे उनके खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई लग रही थी। मतलब बदला लेने की कोशिश, काउंटर ब्लास्ट। हाँ बिल्कुल, रिटेलिटरी मेजर। तो अदालत ने ये माना कि एफआईआर का मकसद न्याय पाना कम और पति को परेशान करना ज्यादा था। ऐसा ही लगता है। कोर्ट ने यह भी देखा कि आईपीसी की धारा 498A जो क्रूरता से जुड़ी है, हाँ, पति या रिश्तेदारों द्वारा, हाँ, उसके जो जरूरी तत्व हैं वो इस मामले में दिख ही नहीं रहे थे। मतलब 498A के लिए क्या चाहिए होता है? देखिए, 498A के लिए सिर्फ आरोप काफी नहीं है। ऐसी क्रूरता होनी चाहिए जिससे या तो गंभीर चोट का खतरा हो या महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया जाए। अच्छा। कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं मिला। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल केस का हवाला दिया। हाँ, वो 1992 वाला मशहूर केस। हाँ। उसका सिद्धांत नंबर 7 वो कहता है कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही साफ तौर पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से या बदला लेने के लिए शुरू की गई हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। बिल्कुल।
और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और हाई कोर्ट का फैसला दोनों रद्द कर दिए। तो ये जो शक्ति है हाई कोर्ट के पास एफआईआर रद्द करने की, जिसकी हम बात कर रहे थे, बीएनएसएस की धारा 528, जी, पहले सीआरपीसी 482, ये आखिर है क्या और इसका इस्तेमाल कब होता है? ये हाई कोर्ट की निहित शक्ति कहलाती है, मतलब इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर, हाँ, इसका मतलब है हाई कोर्ट के पास कुछ ऐसी अंदरूनी शक्तियां हैं जो उन्हें न्याय सुनिश्चित करने और अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए मिली हैं। भले ही हर स्थिति के लिए कानून में कोई सीधा नियम ना लिखा हो। अच्छा, ये कोई नई शक्ति नहीं है, ये हमेशा से हाई कोर्ट के पास रही है। बीएनएसएस की धारा 528 बस इसे मान्यता देती है, कंफर्म करती है। ठीक है। इसके 3 मुख्य मकसद हैं: कोर्ट के आदेशों को लागू करवाना, अदालती प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल रोकना और सबसे बढ़कर न्याय करना। लेकिन ये अनलिमिटेड तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? मतलब हाईकोर्ट कब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? देखिए, कुछ साफ सीमाएं हैं। जैसे अगर एफआईआर के अलावा पुलिस के पास जांच में कोई और ठोस सबूत आ रहा है तो सिर्फ एफआईआर के आधार पर जांच नहीं रोकी जा सकती। इस स्टेज पर हाईकोर्ट ये तय नहीं करता कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ, या सबूत कितने पक्के हैं। वो काम ट्रायल कोर्ट का है। ठीक है। साथ ही ये शक्ति केस चलने के दौरान दिए गए अस्थायी फैसलों, मतलब इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, उन्हें रद्द करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ओके। और न ही हाईकोर्ट इस धारा के तहत जांच के दौरान गिरफ्तारी पर सीधी रोक लगा सकता है या जमानत दे सकता है। अच्छा। संक्षेप में कहें तो इसका इस्तेमाल तभी होता है जब पहली नजर में ही लगे कि या तो कोई अपराध बनता ही नहीं या कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि अहलुवालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट को लगा। बिल्कुल। समझ गई। तो अहलुवालिया केस से मुख्य सबक ये है कि एफआईआर रद्द करने के लिए अदालतों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से आगे जाकर मामले की हकीकत देखनी होगी। हाँ, खासकर दर्ज करने वाले की मंशा और पूरा संदर्भ। बिल्कुल, ये हाईकोर्ट की एक बहुत जिम्मेदार शक्ति है। चलिए अब आते हैं दूसरे मामले पर। यह भी अभियुक्त के एक अहम अधिकार से जुड़ा है, खुद के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने का अधिकार। हाँ, आत्मदोषारोपण से बचाव, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ। दिल्ली हाईकोर्ट का मोहम्मद कामरान मामला इस पर काफी रोशनी डालता है। जी हाँ, मोहम्मद कामरान पर आरोप था जबरन वसूली का, एक्सटॉर्शन। एफआईआर में कहा गया था कि वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के खिलाफ नगर निगम और हाईकोर्ट में शिकायतें और याचिकाएं दायर करके ठेकेदार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, धाराएं कौन सी थीं? आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, 385 जबरन वसूली के लिए चोट का डर दिखाना और 120B आपराधिक साजिश। हमारे स्रोतों में कुछ और डिटेल्स भी थीं, जैसे कि कुछ कथित पेमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को दी गई थीं। हाँ। एफआईआर घटना के कई महीने बाद दर्ज हुई। आरोपी की एक अग्रिम जमानत अर्जी पहले खारिज हो चुकी थी और वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। हाँ। उनका कहना था कि जिस प्रॉपर्टी का जिक्र था वो अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी पीआईएल का हिस्सा थी। हाँ, ये सब फैक्ट्स थे। तो जब मामला अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोंगा के पास आया तो उन्होंने कई अहम बातें कहीं। क्या? पहली, कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में जबरन वसूली का जो मुख्य तत्व होता है, यानी धमकी देना या डर पैदा करना, उसका कोई साफ जिक्र नहीं था। अच्छा। दूसरी बात, जो कथित पेमेंट हुई थी उसके बारे में जानकारी बहुत अस्पष्ट थी, वेग थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कोर्ट ने उठाया वो था अभियुक्त का चुप रहने का अधिकार। अच्छा, तो कोर्ट ने चुप रहने के अधिकार को कैसे जोड़ा इस मामले से? कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अभियुक्त जांच अधिकारी के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा या गोलमोल जवाब दे रहा है, हाँ, या ऐसा कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है जिससे वो खुद फंस सकता है, तो इसे जांच में असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन नहीं माना जा सकता। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये उसका मौलिक अधिकार। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता जिस तरह जमानत का विरोध कर रहा था वो कानून के आधार पर कम और शायद व्यक्तिगत अहंकार के कारण ज्यादा लग रहा था। कोर्ट का मानना था कि ये आरोप ऐसे हैं जिनका फैसला सबूतों के आधार पर ट्रायल के दौरान होना चाहिए। ठीक है। और चूंकि अभियुक्त ने जांच में कुछ हद तक सहयोग किया था, जैसे आवाज का नमूना देना, हाँ, उससे कुछ बरामद करना बाकी नहीं था और उसे सिर्फ शक के आधार पर जेल में रखना, मतलब प्रिवेंटिव कस्टडी, जरूरी नहीं लगा। इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। और वो जो पीआईएल के गलत इस्तेमाल के आरोप थे उनका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि अगर पीआईएल गलत इरादे से दायर की गई थी तो उस मुद्दे पर पीआईएल की सुनवाई करने वाली बेंच अलग से विचार कर सकती है। अच्छा। लेकिन ये अग्रिम जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।
और कोर्ट ने जमानत देते समय बीएनएसएस की धारा 482(2) का भी जिक्र किया, जो जमानत की शर्तों से संबंधित है। ये जो चुप रहने का अधिकार है, ये तो हमारे संविधान में भी है ना? ये कोई नया या सिर्फ अदालती फैसला तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3। हाँ, ये कहता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत पुराना कानूनी सिद्धांत है। लैटिन में कहते हैं नीमो टेनेटर सिप्सुम अकुजारे। क्या मतलब है इसका? मतलब किसी को खुद पर इल्जाम लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अधिकार सिर्फ अभियुक्तों को ही नहीं, बल्कि गवाहों को भी कुछ हद तक मिलता है। अच्छा, गवाहों को भी? हाँ, कि उन्हें ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर ना किया जाए जिनसे उन पर ही कोई आपराधिक आरोप लग जाए। इसका मकसद है पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा जबरदस्ती या दबाव डालकर बयान लेने से रोकना। लेकिन अगर कोई चुप रहता है तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? मतलब अगर किसी पर शक है और वो कुछ बोल ही नहीं रहा। देखिए, यहाँ थोड़ा फर्क समझना होगा। हाँ। ये अधिकार आपको मजबूर किए जाने से बचाता है। हाँ। लेकिन अगर पुलिस के पास आपके खिलाफ अन्य स्वतंत्र सबूत हैं, जैसे कोई गवाह है, कोई दस्तावेज है या कोई फोरेंसिक सबूत, तो वो आपको गिरफ्तार कर सकती है और मुकदमा भी चला सकती है। अच्छा। चुप रहने का अधिकार आपको दूसरे सबूतों से नहीं बचा सकता। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसे स्पष्ट किया है, जैसे नंदिनी सतपथी केस में कहा था कि पुलिस पूछताछ के दौरान भी किसी को खुद के खिलाफ बोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, वो 1978 का केस। अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। बिल्कुल। और हाल ही में कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ जांच में सहयोग न करना या पूरी जानकारी न देना अपने आप में गिरफ्तारी का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता, जब तक कि गिरफ्तारी के लिए कानून में दिए गए अन्य आधार मौजूद न हो। बिल्कुल। और गिरफ्तारी को लेकर भी तो कुछ नियम है, ऐसी तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बसु और अरनेश कुमार जैसे मामलों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस की शक्तियों को लेकर बहुत साफ दिशा निर्देश दिए हैं। हाँ, ताकि मनमानी गिरफ्तारी ना हो। सही। सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में भी कोर्ट ने जोर दिया कि सिर्फ इसलिए कि पुलिस के पास गिरफ्तारी करने की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी है। और नए बीएनएसएस में भी धारा 35 गिरफ्तारी की शक्तियों को और स्पष्ट करती है। ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना अनिवार्य करती है। नोटिस देना जरूरी है? हाँ, और अगर कोई व्यक्ति नोटिस का पालन करता है तो आमतौर पर उसे सहयोग माना जाता है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आज की इस चर्चा से दो बड़ी बातें साफ होती हैं, है ना? बिल्कुल। पहली, नितिन हलूवालिया मामले से कि अदालतें एफआईआर को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखती, उसकी तह तक जाती हैं, मंशा और संदर्भ को समझती हैं। और इसके लिए वो बीएनएसएस धारा 528 की अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। सही। और दूसरी, मोहम्मद कामरान मामले से कि संविधान का अनुच्छेद 20(3) यानी खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार बहुत मजबूत है। हाँ, और जांच में चुप रहना या गोलमोल जवाब देना हमेशा असहयोग नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दोनों फैसले दिखाते हैं कि हमारी न्यायपालिका कानून को कैसे लागू कर रही है। कैसे? एक तरफ वो ये सुनिश्चित कर रही है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो, खासकर व्यक्तिगत झगड़ों या बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ वो अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कर रही है ताकि जांच और अभियोजन निष्पक्ष तरीके से हों। ये संतुलन जरूरी है। हाँ, ये संतुलन बनाना जरूरी है, खासकर जब बीएनएसएस जैसे नए कानून आ रहे हैं। तब ये देखना और भी अहम हो जाता है कि मूल अधिकार सुरक्षित रहें। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से ही उठता है। मोहम्मद कामरान मामले में ये आरोप था कि जनहित याचिका यानी पीआईएल का इस्तेमाल जबरन वसूली के लिए किया जा रहा था। हाँ, ये आरोप था। कोर्ट ने इसे जमानत से अलग रखा, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारी कानूनी व्यवस्था कैसे फर्क करती है एक असली जनहित याचिका में जो सच में किसी सार्वजनिक मुद्दे को उठाती है, और एक ऐसी याचिका में जो शायद व्यक्तिगत फायदे या किसी पर दबाव बनाने के लिए दायर की गई हो। बहुत अहम सवाल। सामाजिक सक्रियता और कानून के जरिए कथित तौर पर ब्लैकमेल करने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचने से शायद हमें अपने कानूनी सिस्टम के दुरुपयोग और उसकी सीमाओं के बारे में कुछ और समझ मिले।